नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं राष्ट्रीय आय। यह बहुत ही फेमस टॉपिक है यूपीएससी का। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इसका परिचय मैक्रो इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र की अलग शाखा के रूप में उभरी जब ब्रिटिश अर्थशास्त्री जॉन मेनार्ड कीन्स ने 1936 में अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी प्रकाशित की। समष्टि अर्थशास्त्र समग्र आर्थिक चर और अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के बीच अंतर संबंधों के अध्ययन पर केंद्रित है। यह 1930 के दशक की महामंदी के प्रत्युत्तर में विकसित हुई, जिसमें जॉन मेनार्ड कीन्स ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। समष्टि अर्थशास्त्र एक अर्थव्यवस्था को घरों, फर्मों, सरकार और बाहरी क्षेत्र के रूप में देखता है जो एक सर्कुलर फ्लो में परस्पर क्रिया करते हैं। सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी, राष्ट्रीय नेशनल उत्पाद जीएनपी और मूल्य सूचकांक जैसे विभिन्न आर्थिक संकेतकों के साथ सकल आय की गणना के प्रकारों जैसे आय, उत्पाद और व्यय दृष्टिकोण पर चर्चा की गई। हालांकि यह समझना आवश्यक है कि केवल जीडीपी किसी देश की समग्र कल्याण का सटीक प्रतिनिधित्व नहीं कर सकती है, क्योंकि इसमें आय वितरण और बाहरी प्रभावों जैसे कारकों का ध्यान नहीं रखा जाता है। आर्थिक भागीदारी, फर्म निजी उद्यमी या फर्म पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में से एक प्रमुख भूमिका निभाते हैं। ये मजदूरी पर काम करने वाले श्रमिकों को नियुक्त करते हैं, पूंजी और भूमि का उपयोग करते हैं तथा मुनाफे के लिए वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन करते हैं। सरकार राज्य कानूनों को लागू करता है, सार्वजनिक बुनियादी ढांचा प्रदान करता है तथा विद्यालय चलाती है, सार्वजनिक सेवाएं देती है। यह उत्पादन और कराधान का कार्य भी कर सकती। परिवार में वे व्यक्ति या समूह शामिल होते हैं जो उपभोग के निर्णय लेते हैं, बचत करते हैं, कर का भुगतान करते हैं, मजदूरी, वेतन, लाभ के रूप में कार्य करके आय अर्जित करते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र के कुछ आधारभूत सिद्धांत। अंतिम वस्तुएं, फाइनल गुड्स। अंतिम वस्तुएं अंतिम उपभोग के लिए बने उत्पाद हैं जो आर्थिक प्रक्रियाओं में अन्य परिवर्तन से नहीं गुजरते। उदाहरण भोजन, चाय की पत्ती, कपड़े आदि। अंतिम वस्तुओं के उपभोग वस्तुओं, सीधे उपभोग की जाने वाली वस्तुएं और पूंजीगत वस्तुओं, उत्पादन में उपयोग की जाने वाली टिकाऊ वस्तुओं में विभाजित किया जा सकता है। मध्यवर्ती वस्तुएं। मध्यवर्ती वस्तुएं वे उत्पाद होते हैं जिनका उपयोग उत्पादकों द्वारा अन्य वस्तुओं के उत्पादन में इनपुट के रूप में किया जाता है। उन्हें अंतिम वस्तुएं नहीं माना जाता और उन्हें सीधे उपयोग में नहीं लाया जाता। उदाहरण ऑटोमोबाइल बनाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली स्टील, सीट और बर्तन बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला तांबा। मुद्रा की भूमिका। किसी अर्थव्यवस्था में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को मापने के लिए मुद्रा का उपयोग एक सामान्य मापक के रूप में किया जाता है। मुद्रा विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के एकत्रीकरण में सहायक होती है। इस प्रकार आंतरिक आउटपुट का मात्रात्मक माप प्रदान करती है। स्टॉक और प्रवाह। स्टॉक की निश्चित समय पर उपलब्ध परिसंपत्तियां या वस्तुएं, जबकि प्रवाह एक अवधि में मात्राओं को दर्शाते हैं। पूंजीगत वस्तुएं, मशीनरी, स्टॉक होते हैं, जबकि समय के साथ पूंजीगत वस्तुओं में परिवर्तन को प्रवाह कहा जाता है। भौतिक पूंजी उन मूर्त और मानव निर्मित संपत्तियों का कहते हैं जो उत्पादन प्रक्रियाओं में उपभोग की जाती है। इसमें उपकरण, मशीनें, इमारतें, कच्चे माल शामिल होते हैं जो उत्पादकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उदाहरण, कृषि उत्पादन में लकड़ी के हल की जगह स्टील का उपयोग पूंजीवर्धक तकनीकी प्रगति का उदाहरण है। भौतिक पूंजी को मुख्यतः दो भागों में विभाजित किया जाता है, स्थायी पूंजी और कार्यशील पूंजी। भौतिक पूंजी के प्रकार। स्थायी पूंजी वे परिसंपत्तियां जो लंबे समय तक बार बार उत्पादन प्रक्रिया में प्रयोग की जा सकती हैं। उदाहरण के लिए मशीनें, उपकरण, इमारतें, वाहन, कंप्यूटर। ये उत्पादन के दौरान खत्म नहीं होती और दीर्घकालिक उपयोग में आती। कार्यशील पूंजी वे संसाधन जो उत्पादन प्रक्रिया में उपभोग के दौरान खत्म हो जाते हैं और जिन्हें नियमित रूप से पुनः पूर्ति करना पड़ता है। उदाहरण कच्चा माल, नकदी, ईंधन। मध्यवर्ती वस्तुएं ये उत्पादन में सीधे खपत होती या अल्पकालिक परिचालन आवश्यकताओं को पूरा करती हैं। अमूर्त पूंजी। अमूर्त वे परिसंपत्तियां होती हैं जो भौतिक रूप से मौजूद नहीं होती, जैसे पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट। मानव पूंजी ये परिसंपत्तियां कंपनियों, क्षेत्रों और अर्थव्यवस्थाओं में उच्च उत्पादकता और विकास से जुड़ी होती हैं। उदाहरण है ब्रांड पहचान, बौद्धिक संपदा, ग्राहकों की मौलिक सूची। इन परिसंपत्तियों का कोई भौतिक रूप नहीं होता, लेकिन ये व्यवसाय के लिए मूल्य उत्पन्न कर सकती, जैसे प्रतिष्ठा बढ़ाना, नवाचार करना, ग्राहकों को निष्ठा मजबूत करना।
सकल निवेश से तात्पर्य उस निवेश से है जो व्यवसायों, सरकारों और परिवारों द्वारा एक निश्चित अवधि के भीतर नई पूंजी संपत्तियों के अधिग्रहण या उत्पादन पर किया जाता है। सकल निवेश में पूंजीगत वस्तुएं, बुनियादी ढांचा और मशीनरी, इमारतें, सड़कें और पुल शामिल होते हैं। ये किसी अर्थव्यवस्था के अंतिम उत्पादन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और इसके भविष्य के विकास के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। किसी देश में आर्थिक विकास आमतौर पर तभी होगा जब उस देश में पूंजी निर्माण होगा। मूल्यह्रास और निवल निवेश। मूल्यह्रास पूंजीगत वस्तुओं के उपयोगी जीवन के दौरान उनकी टूट फूट के लिए उनके मूल्य में वार्षिक कमी को दर्शाता है। निवल निवेश पूंजीगत स्टॉक में जोड़ी गई नई वस्तुओं की माप है जिसमें मूल्यह्रास को भी ध्यान में रखा जाता है। उपभोग और निवेश। अर्थव्यवस्थाओं को उपभोक्ता वस्तुओं और पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन के बीच दुविधा का सामना करना पड़ता है। पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि से भविष्य में उत्पादन क्षमता बढ़ सकती है और अंततः अधिक उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन हो सकता है। उपभोग बनाम निवेश। परिभाषा। उपभोग और निवेश वस्तुओं और सेवाओं का तत्काल उपयोग के लिए खर्च उपभोग होता है। निवेश भविष्य के उत्पादन के लिए पूंजीगत वस्तुओं पर खर्चा। उदाहरण भोजन, कपड़े, आवास, मनोरंजन, मशीनरी, उपकरण, इमारतें। बुनियादी अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। अल्पकालिक मांग और आर्थिक गतिविधि को बढ़ावा देता है तथा दीर्घकालिक आर्थिक विकास और उत्पादकता में योगदान देता है। पूंजीगत उत्पादन पर कैपिटल आउटपुट रेशियो। यह प्रति इकाई उत्पादन के लिए आवश्यक पूंजी की मात्रा या तकनीकी प्रगति पूंजीगत वस्तुओं, मशीनरी की कीमतों जैसे कारकों पर निर्भर करता है। भारत में उच्च पूंजी अनुपात शुष्क विकास दरों के कारणों में से एक है। उच्च बचत वाली अर्थव्यवस्था होने के बावजूद उच्च पूंजी उत्पाद अनुपात के कारण पूंजी निर्माण उत्पादन में महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं कर सकता। परिमाणात्मक पूंजी उत्पाद अनुपात ICOR। अब देखिए दोस्तों ICOR क्या है। ICOR का अर्थ एक अतिरिक्त इकाई उत्पादन के लिए आवश्यक पूंजी या निवेश की मात्रा है। उच्च ICOR का अर्थ देश की उत्पादन क्षमता कम कुशल है। आय का चक्रीय प्रवाह। फर्में, व्यय, परिवार, वस्तुएं एवं सेवाएं, कारक भुगतान, कारक सेवाएं। अर्थव्यवस्था में आय का चक्रीय प्रवाह। आय का चक्रीय प्रवाह उत्पादन और उपभोग को आपस में जोड़ता है। फर्म उत्पादन के कारकों को आय, मजदूरी, लाभ, किराया, ब्याज का भुगतान करती हैं जो व्यक्तियों को वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने में सक्षम बनाती हैं। उत्पादन और उपभोग का परस्पर संबंध उत्पादन प्रक्रिया कारक भुगतान उत्पन्न करती है जिससे उपभोक्ताओं के लिए क्रय शक्ति का निर्माण होता है। पूंजीगत वस्तुएं उत्पादन को सुविधाजनक बनाकर आय उत्पन्न कर इस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। अर्थव्यवस्था में आय का चक्रीय प्रवाह। अर्थव्यवस्था का विवरण सरकारी हस्तक्षेप, बाहरी व्यापार, बचत के बिना सरलीकृत मॉडल प्रदान करता है। इस मॉडल में परिवार अपनी उत्पादक गतिविधियों के लिए फर्मों से आय प्राप्त करते हैं। इसमें 4 प्रकार के अंशदान होते हैं: श्रम, मजदूरी, पूंजी, ब्याज, उद्यमशीलता, लाभ, प्राकृतिक संसाधन, किराया। सरल अर्थव्यवस्था में आय के चक्रीय प्रवाह को समझने के लिए चित्र को समझने का प्रयास करें। परिवार अपनी पूरी आय घरेलू फर्मों द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं पर खर्च करते हैं और कोई कर या आयात नहीं करता। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार पूंजीगत व्यय गुणक लगभग 2 होने का अनुमान है जो राजस्व व्यय के गुणक के काफ़ी अधिक जिसका अनुमान सिर्फ 0.9 है। यह आर्थिक विकास को प्रोत्साहन देने में सार्वजनिक पूंजीगत की प्रभावशीलता को दिखाता है। राष्ट्रीय आय लेखांकन सकल घरेलू उत्पाद गणना की विधियाँ। राष्ट्रीय आय लेखांकन एक विधि है जिसका उपयोग किसी देश की आर्थिक गतिविधियों को मापने, विश्लेषण करने के लिए किया जाता है। यह अर्थव्यवस्था में उत्पन्न कुल आय, उत्पादन के मूल संसाधनों के आवंटन को मापने के विभिन्न तरीके प्रदान करता है। राष्ट्रीय आय लेखांकन के 2 मुख्य सूचकांक हैं: सकल घरेलू उत्पाद और राष्ट्रीय आय। सकल घरेलू उत्पाद और राष्ट्रीय आय। सकल घरेलू उत्पाद किसी देश की सीमाओं के भीतर एक विशिष्ट अवधि 1 वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल बाजार मूल्य। इसमें देश में संचालित घरेलू और विदेशी दोनों कंपनियों का उत्पादन शामिल होता है। राष्ट्रीय आय यह एक देश के निवासियों के द्वारा
राष्ट्रीय आय एक देश के निवासियों और व्यवसायों द्वारा चाहे वे कहीं भी संचालित हों अर्जित कुल आय को दर्शाते हैं। जीडीपी के विपरीत राष्ट्रीय आय में देश की सीमाओं के भीतर विदेशी कंपनियों द्वारा अर्जित आय शामिल नहीं होती, लेकिन इसमें घरेलू संस्थाओं द्वारा विदेश में अर्जित आय शामिल होती है। उदाहरण, यदि एक अमेरिकी कंपनी भारत में 500 करोड़ का राजस्व उत्पन्न करती है तो यह आय भारत की जीडीपी में शामिल होगी क्योंकि यह भारत में उत्पादित हुई है, लेकिन यह भारत की राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होगी क्योंकि यह आय एक विदेशी कंपनी की है। इसके विपरीत, यदि एक भारतीय कंपनी 300 करोड़ कमाती है तो यह आय भारत की राष्ट्रीय आय में शामिल होगी, लेकिन भारत की जीडीपी में नहीं क्योंकि यह उत्पादन भारत से बाहर हुआ है। अब देखिए सकल घरेलू आय मापने की विधियां। उत्पादन मूल्यवर्धन विधि। इस विधि में अर्थव्यवस्था में सभी फर्मों द्वारा जोड़ी गई मूल्यवर्धन का उपयोग किया जाता है। प्रत्येक फर्म का योगदान उसके उत्पादन के मूल्य और उसके द्वारा उपयोग किए गए मध्यवर्ती वस्तुएं, कच्चे माल घटकों को मूल्य के बीच का अंतर होता है। उदाहरण, एक किसान 100 मूल्य के गेहूं का उत्पादन करता है, एक बेकर 50 के गेहूं का उपयोग कर 200 मूल्य का ब्रेड बनाता है। किसान द्वारा जोड़ा गया मूल्य 100 है, बेकर द्वारा जोड़ा गया मूल्य 150 है, तो कुल सकल मूल्यवर्धन 100 प्लस 150 250 है। तो सूत्र जीडीपी सभी फर्मों का मूल्यवर्धन व्यय विधि। यह विधि अर्थव्यवस्था में कुल खर्च के आधार पर जीडीपी की गणना करती है, जिसमें मांग पक्ष पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। इसमें उपभोग सी निवेश, सरकारी खर्च जी, शुद्ध निर्यात x माइनस एम शामिल होते हैं, जहां x निर्यात यम आयात को दर्शाता है। यदि उपभोक्ता घरेलू वस्तुओं पर 500 खर्च करते हैं तो कंपनियां 200 का निवेश करती सरकार 300 खर्च करती है तो निर्यात 150 और आयात 50 है। तो जीडीपी सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, जहाँ 500 प्लस 200 प्लस 300 150 तो 1100। आय विधि। आय विधि जीडीपी की गणना निवासियों और व्यवसायों द्वारा अर्जित सभी आय को जोड़कर करती है, जिससे वेतन, ब्याज, भुगतान, मुनाफा, किराया शामिल है। जीडीपी वेतन, मुनाफा, ब्याज, किराया, सकल और निवल माप सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी यह बिना मूल्यह्रास को ध्यान में रखते हुए उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य को दर्शाती है। निवल घरेलू उत्पाद एनडीपी। जीडीपी से मूल्यह्रास, पूंजी के घिसाव, टुटाव को घटाकर निवल घरेलू उत्पाद की गणना की जाती है। यह अर्थव्यवस्था के वास्तविक मूल्य वृद्धि का स्पष्ट चित्र प्रदान करती है। निवल घरेलू उत्पाद जीडीपी माइनस मूल्यह्रास। यदि जीडीपी 1 लाख करोड़ है और मूल्यह्रास 10,000 करोड़ है तो निवल घरेलू उत्पाद 1 लाख करोड़ माइनस 10,000 तो 90,000 करोड़। वर्ष 2025 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत का राष्ट्रीय आय लेखांकन के लिए ग्रेड सी दिया, जिसके कारण पुराना 2011-12 आधार वर्ष खराब। अब स्फीति कारण पीपीआई की अपेक्षा डब्ल्यूपीआई की गणना सैद्धांतिक कमी है, जैसे एकल स्फीति, मौसम के अनुसार संशोधित डेटा की कमी, उत्पादन व्यय के तरीकों के बीच बड़े अंतर हैं। मूल्य कारक लागत, आधार मूल्य और बाजार मूल्य कारक लागत। यह उत्पादन की लागत है जिसमें कर और सब्सिडी को शामिल नहीं किया जाता। यह उत्पादकों को प्राप्त हानि वाली आय को दर्शाता है, जैसे वेतन, किराया, ब्याज और मुनाफा। आधार मूल्य। यह कारक लागत में उत्पादन कर, जैसे फैक्ट्री में संपत्ति कर जोड़कर उत्पादन सब्सिडी, जैसे फैक्ट्री संचालन के लिए सरकारी सहायता को घटाकर प्राप्त होता है। उदाहरण के लिए, यदि एक फैक्ट्री की कारक लागत 200 करोड़ है, उत्पादन कर 10 करोड़ है और सब्सिडी 5 करोड़ है, तो आधार मूल्य कारक लागत और उत्पादन कर माइनस उत्पादन सब्सिडी 200, कारक लागत 200 प्लस 10 माइनस 5 205। बाजार मूल्य। यह आधार मूल्य के उत्पाद कर, जैसे वैट या बिक्री कर जोड़कर उत्पादन सब्सिडी घटाकर प्राप्त होता है। यह वह अंतिम मूल्य है जो उपभोक्ता करते हैं। बाजार मूल्य बराबर आधार मूल्य प्लस उत्पादन कर माइनस उत्पाद सब्सिडी। यदि किसी वस्तु का आधार मूल्य 100 रुपये है, उत्पादन कर 10 रुपये है और सब्सिडी 3 रुपये है, तो 10 10 107। विभिन्न मूल्यों पर जीडीपी एनडीपी में माप। सकल लागत जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। यह कारक लागत पर वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को दर्शाता है। बाजार मूल्य पर जीडीपी एट मार्केट प्राइस। यह भारत मूल्य पर वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को दर्शाता है, जिसमें सभी कर और सब्सिडी शामिल होते हैं। जीडीपी एट मार्केट प्राइस, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट प्लस उत्पादन कर माइनस उत्पादन सब्सिडी माइनस उत्पाद सब्सिडी। कारक लागत पर एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट।
यह कारक लागत पर जीडीपी से मूल्यह्रास घटाकर शुद्ध उत्पादन को दर्शाता है। एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट माइनस मूल्यह्रास बाजार मूल्य पर एनडीपी एट मार्केट प्राइस। यह बाजार मूल्य पर जीडीपी में मूल्यह्रास घटाकर शुद्ध मूल्य प्रदान करता है जो बाजार की स्थितियों को दर्शाता है। एनडीपी एट मार्केट प्राइस बराबर जीडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस मूल्यह्रास। राष्ट्रीय आय लेखन से संबंधित मुख्य अवधारणाएं हैं मध्यवर्ती खपत। मध्यवर्ती खपत तो देखिए दोस्तों, मध्यवर्ती खपत उत्पादन प्रक्रिया में उपभोग की गई वस्तुओं और सेवाओं जिन्हें जीडीपी में शामिल नहीं किया जाता ताकि दोहरी घटना से बचा जा सके। उदाहरण, रोटी बनाने के लिए बेकरी द्वारा उपयोग किया गया आटा। मूल्यह्रास समय के साथ उपभोग और अप्रचलन के कारण परिसंपत्तियां मूल्य में कमी सकल मापों से घटाकर शुद्ध माप जैसे एनडीपी प्राप्त किया जाता है। उत्पाद कर और सब्सिडी ये सीधे वस्तुओं और सेवाओं पर लगाए जाते हैं। उत्पाद कर बाजार मूल्य बढ़ाते हैं जबकि उत्पाद सब्सिडी बाजार मूल्य घटाते हैं। उत्पाद कर और सब्सिडी ये उपभोक्ता कीमतों के बजाय उत्पादकों की लागत को प्रभावित करते हैं, आधार मूल्य को प्रभावित करते हैं, लेकिन सीधे बाजार मूल्य को नहीं बदलते। जीएनपी, एनएनपी, व्यक्तिगत आय और प्रयोज्य आय। राष्ट्रीय आय मापने से संबंधित विभिन्न व्यापक आर्थिक पहचान और अवधारणाएं जैसे सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी, राष्ट्रीय आय एनआई, व्यक्तिगत आय पीआई, व्यक्तिगत प्रयोज्य आय पीडीआई। ये अवधारणाएं यह समझने में मदद करती हैं कि अर्थव्यवस्था में आय कैसे वितरित होती है। इस पर मूल्यह्रास, कर, सब्सिडी एवं स्थानांतरण जैसे विभिन्न कारकों का क्या प्रभाव पड़ा है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद। सामान्यतः एक वर्ष में सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी किसी देश के नागरिकों द्वारा उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल बाजार मूल्य होता है। इसमें राष्ट्रीय आय में विदेशी नागरिकों द्वारा अर्जित आय शामिल नहीं होती। इसमें राष्ट्रीय आय में विदेशी नागरिकों द्वारा अर्जित आय शामिल नहीं होती है। इसमें देश के नागरिकों द्वारा सकल घरेलू क्षेत्र के अंदर बाहर दोनों जगह अर्जित आय शामिल होती है। जैसे जीएनपी बराबर जीडीपी प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय। ध्यान दें कि बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जहां निर्यात और आयात नहीं होता, तो जीएनपी के लिए जीडीपी प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। निवल राष्ट्रीय उत्पाद। जीएनपी से मूल्यह्रास पूंजी का टूट फूट घटाकर निवल राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त किया जाता है। मूल्यह्रास किसी की आय में योगदान नहीं करता, इसलिए आय का अधिक सटीक माप प्राप्त करने के लिए इसे घटाया जाता है। एनएनपी बराबर जीएनपी माइनस मूल्यह्रास। राष्ट्रीय आय। एनएनपी के कारक मूल्य पर मापा जाता है जिसमें अप्रत्यक्ष कर और सब्सिडी को ध्यान में रखा जाता है। यह देश के उत्पादन कारकों के प्राप्त होने वाली आय का प्रतिनिधित्व करता है। बाजार मूल्य एनएनपी माइनस शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। नेट इनडायरेक्ट टैक्स बराबर कारक मूल्य पर एनएनपी। इन सभी चरों का मूल्यांकन बाजार कीमतों पर किया जाता है। हमें बाजार कीमतों पर मूल्यांकित एनएनपी का मूल्य प्राप्त होता है, लेकिन बाजार कीमत में अप्रत्यक्ष कर शामिल होते हैं। जब वस्तुओं और सेवाओं पर अप्रत्यक्ष कर लगाए जाते हैं तो उनकी कीमतें बढ़ जाती हैं और अप्रत्यक्ष कर सरकार को प्राप्त होते हैं। हमें एनएनपी के उस हिस्से की गणना करने के लिए उन्हें बाजार की कीमतों पर मूल्यांकित एनएनपी से घटाना होगा जो वास्तव में उत्पादन के कारकों को प्राप्त होता है। इस तरह कुछ वस्तुओं की कीमतों में सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी भी शामिल हो सकती है। भारत में पेट्रोल पर सरकार भारी कर लगाता है जबकि रसोई गैस पर सब्सिडी दी जाती है, इसलिए हमें बाजार कीमतों पर मूल्यांकित एनएनपी में सब्सिडी जोड़ने की ज़रूरत है। ऐसा करने से हमें जो माप प्राप्त होती है उसे कारक लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद या राष्ट्रीय आय कहा जाता है। वैयक्तिक पीआई वह आय है जो राष्ट्रीय आय को प्राप्त होती है। इसकी गणना परिवारों को अवितरित लाभ, निगम कर, निवल ब्याज भुगतान को घटाकर सरकार या फर्मों से प्राप्त अंतरण भुगतान को जोड़कर की जाती है। राष्ट्रीय आय जो फर्मों और सरकारी उद्यमों द्वारा अर्जित की जाती लाभ का एक हिस्सा उत्पादन के कारकों के बीच वितरित नहीं किया जाता, इसलिए इसे अवितरित लाभ कहा जाता है। परिवारों को सरकारों और फर्मों के अंतरण भुगतान, उदाहरण के लिए पेंशन, छात्रवृत्ति, पुरस्कार प्राप्त होते हैं जिसे परिवार की व्यक्तिगत आय की गणना करते समय जोड़ना होता है। पीआई
NI माइनस अवितरित लाभ माइनस परिवहन द्वारा किए गए निवल ब्याज भुगतान माइनस निगम कर प्लस परिवहनों प्राप्त अंतरण भुगतान। राष्ट्रीय प्रयोज्य है बाजार कीमतों पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद प्लस शेष विश्व के अन्य चालू हस्तांतरण। राष्ट्रीय प्रयोज्य आय का पीछे का विचार यह है कि इस बात पर अंदाजा देता है कि घरेलू अर्थव्यवस्था के पास अधिकतम कितनी वस्तुएं सेवाएं उपलब्ध बाकी दुनिया में चालू हस्तांतरण के उपहार सहायता आदि जैसी चीजें शामिल हैं। निजी आय या कुल आय और जिसमें सभी उत्पादन कारकों से प्राप्त आय और स्थानांतरण शामिल होते हैं जो निजी क्षेत्र को देश के भीतर एवं बाहर से प्राप्त होती हैं। निजी क्षेत्र में घरेलू और निगम दोनों शामिल होते हैं। निजी आय घरेलू उत्पाद से निजी क्षेत्र को प्राप्त शुद्ध आय प्लस राष्ट्रीय ऋण पर ब्याज विदेशों से शुद्ध कारक आय सरकारों से प्राप्त वर्तमान स्थानांतरण शेष विश्व से प्राप्त शुद्ध स्थानांतरण। मौद्रिक जीडीपी किसी अर्थव्यवस्था में वर्तमान की बाजार कीमतों पर उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य है। उदाहरण मान लीजिए कि कोई देश ब्रेड का उत्पादन करता है। वर्ष 2000 में उसने 100 यूनिट ब्रेड का उत्पादन किया था और प्रत्येक ब्रेड की कीमत 10 रुपये थी। वर्तमान कीमत पर जीडीपी 1000 रुपये थी। वर्ष 2001 में उस देश में 15 रुपये प्रति ब्रेड की कीमत पर 110 यूनिट ब्रेड का उत्पादन किया। इसलिए वर्ष 2001 में मौद्रिक जीडीपी 1650 रुपये थी। वर्ष 2000 में की कीमत गणना की गई तो वास्तविक जीडीपी 1100 रुपये थी। विदेशी से अर्जित निवल कारक आय विदेशों से अर्जित निवल कारक आय जीएनपी मूल्यह्रास एनएनपी एट मार्केट प्राइस अप्रत्यक्ष कर माइनस सब्सिडी एनएनपी एट फैक्टर को वितरित लाभ परिवारों द्वारा निवल ब्याज भुगतान प्लस निगम कर माइनस परिवारों द्वारा प्राप्त अंतरण पीटीपी प्लस एनपीएफडीआई। वास्तविक जीडीपी आर्थिक उत्पादन का एक माप है जो कीमत में होने वाले परिवर्तनों को समायोजित होता है या स्थिर आधार वर्ष कीमतों पर वस्तुओं सेवाओं का मूल्यांकन करता है जिसमें विभिन्न वर्षों में उत्पादन की मात्रा की तुलना की जाती है। वास्तविक जीडीपी कीमतों में परिवर्तन के प्रभाव को खत्म करने में मदद करता है जिससे आर्थिक उत्पादन में वास्तविक परिवर्तनों का आकलन करने के लिए उपयोगी उपकरण बन जाता है। वास्तविक जीडीपी मौद्रिक जीडीपी बता जीडीपी अभिस्फीति कारक गुणे 100। जीडीपी अपस्फीतिक जीडीपी अभिस्फीतिक एक सूचकांक जो समय के साथ जीडीपी में शामिल सभी वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में औसत परिवर्तन को मापता है। 150% का जीडीपी अभिस्फीतिक यह दर्शाता है कि आधार वर्ष की तुलना में कीमतों में 50% की वृद्धि हुई। इसकी गणना मौद्रिक जीडीपी वास्तविक जीडीपी अनुपात के रूप में की जाती है जिसे प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है। जीडीपी अभिस्फीतिक मौद्रिक जीडीपी वास्तविक जीडीपी गुणे 100। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई थोक मूल्य सूचकांक डब्ल्यूपीआई उत्पादन मूल्य सूचकांक पीपीआई औद्योगिक उत्पादन सूचकांक आईआईपी। उत्पादन मूल्य उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आमतौर पर एक प्रतिनिधि उपभोक्ता द्वारा खरीदी गई वस्तुओं सेवाओं का निश्चित समूह बास्टेक की कीमतों में परिवर्तन को मापता है। उपभोक्ताओं द्वारा अनुभव की गई मुद्रास्फीति को मापता है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को आधार वर्ष से कीमतों में प्रतिशत परिवर्तनों के रूप में व्यक्त किया जाता है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक वर्तमान वर्ष में बास्केट की लागत बटा आधार वर्ष में बास्केट की लागत गुणे 100। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक उन उपभोक्ताओं वस्तुओं सेवाओं की कीमत स्तर में परिवर्तन को मापता है जिन्हें घरेलू उपयोग के लिए खरीदा जाता है या खुदरा स्तर पर मुद्रास्फीति को दर्शाता है। औद्योगिक श्रमिकों के लिए सीपीआई औद्योगिक श्रमिकों मुद्रास्फीति को मापता है। आधार वर्ष 2016 आवृत्ति मासिक जारी करने वाला निकाय श्रम ब्यूरो श्रम मंत्रालय। सीपीआई कृषि उत्पादों के लिए कृषि श्रमिकों के लिए मुद्रास्फीति को मापता है। 1986-87 आवृत्ति मासिक श्रम ब्यूरो श्रम मंत्रालय। ग्रामीण श्रमिकों के लिए सीपीआई आरएल ग्रामीण श्रमिक मुद्रास्फीति 1986-87 मासिक श्रम ब्यूरो श्रम मंत्रालय। संयुक्त सीपीआईसी खुदरा मुद्रास्फीति शहरी और ग्रामीण को मापता है। 2012 मासिक राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ सांख्यिकी कार्यक्रम एमओएसपी संयुक्त उपभोग मूल्य सीपीआईसी के घटक और उनका भार घटक पेय पदार्थ 45.86%, आवास 10.7%, कपड़े जूते 53%, ईंधन और प्रकाश 6.84%, विविध स्वास्थ्य शिक्षा परिवहन 30.7%।
उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई बनाम जीडीपी डिफ्लेक्टर। यह उल्लेखनीय कि सीपीआई जीडीपी और स्फीति कारक से भिन्न हो सकता है, क्योंकि उपभोक्ताओं द्वारा खरीदी गई वस्तुएं किसी देश में उत्पादित सभी वस्तुओं का प्रतिनिधित्व नहीं करती, जबकि जीडीपी अपस्फीति ऐसी सभी वस्तुओं और सेवाओं को ध्यान में रखता है। सीपीआई के में प्रतिनिधि उपभोक्ता द्वारा उपयोग की जाने वाली वस्तुओं की कीमतें शामिल होती हैं, इसलिए इसमें आयात वस्तुओं की कीमतें शामिल होती, लेकिन जीडीपी और स्फीति में आयातित वस्तुओं की कीमतें शामिल नहीं होती। सीपीआई में भार स्थिर रहता है, लेकिन वह जीडीपी और स्फीति में प्रत्येक वस्तु के उत्पादन स्तर के अनुसार भिन्न होते हैं। थोक मूल्य सूचकांक यह एक सूचकांक है जो थोक स्तर पर वस्तुओं की कीमतों में होने वाले परिवर्तन को ट्रैक करता है। इसका उपयोग उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई बनाम जीडीपी डिफ्लेक्टर। सीपीआई जीडीपी अब भिन्न हो सकता है। उपभोक्ता द्वारा खरीदी गई वस्तुएं किसी देश में उत्पादित सभी वस्तुओं का प्रतिनिधित्व तो नहीं करती, जबकि जीडीपी और स्फीति ऐसी सभी वस्तुओं और सेवाओं को ध्यान में रखता है। सीपीआई के प्रतिनिधि उपभोक्ता द्वारा उपभोग की जाने वाली वस्तुओं की कीमतें शामिल होती, इसलिए इसमें आयातित वस्तुओं की कीमतें शामिल होती, लेकिन जीडीपी और स्फीति में आयातित वस्तुओं की कीमतें शामिल नहीं होती। सीपीआई में स्थिर रहते हैं, क्योंकि यह जीडीपी और स्फीति में प्रत्येक वस्तु के उत्पादन के अनुसार भिन्न होते हैं। थोक मूल्य सूचकांक यह एक सूचकांक है जो थोक स्तर पर वस्तुओं की कीमतों में होने वाले परिवर्तन को ट्रैक करता है। इसका उपयोग उत्पादन के वितरण के शुरुआती चरणों में मुद्रास्फीति का आकलन करने के लिए किया जाता है। कुछ देशों ने इसे उत्पादक मूल्य सूचकांक के रूप में संदर्भित किया। थोक मूल्य सूचकांक थोक स्तर पर वस्तुओं की कीमतों में होने वाले परिवर्तन को मापता है। उत्पादन रुझानों को जारी करने वाला आर्थिक सलाहकार कार्यालय, उद्योग आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग, डीपीआईआईटी, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। वर्ष 2011-12 मुख्य घटक प्राथमिक वस्तुएं 22.62%, ईंधन ऊर्जा 13.15%, विनिर्मित उत्पाद 64.23%, आवर्त मासिक। रमेश चंद्र अध्यक्षता वाली कार्यकारी समूह को थोक मूल्य सूचकांक डब्ल्यू आधार वर्ष को 2022-23 में बदलने, उत्पादक मूल्य सूचकांक पी पूरी तरह से बदलाव के लिए रोडमैप बनाने का काम सौंपा गया है। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार उत्पादक मूल्य सूचकांक पीपीआई एक बेहतर जीडीपी डिफ्लेक्टर। इसमें सेवाएं शामिल होती, दोहरी गणना समाप्त हो जाती है और अप्रत्यक्ष कर शामिल नहीं होती, जिससे उत्पादन का एक शुद्ध पूर्ति आधारित माप मिलता है। उत्पादक मूल्य सूचकांक पीपीआई उस औसत परिवर्तन को मापता है जो घरेलू उत्पादकों द्वारा अपने माल और सेवाओं के लिए एक साथ बिक्री मूल्य हो सकता है। भारत में डब्ल्यूपीआई पीपीआई का प्रतिनिधित्व रूप माना जाता है, क्योंकि पीपीआई प्रणाली को अभी भी पूरी तरह से लागू नहीं किया गया। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक आईआईपी एक निश्चित अवधि के दौरान औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि दर को दर्शाता है। यह अर्थव्यवस्था में औद्योगिक गतिविधि के एक संकेतक के रूप में कार्य करता है। जारी करने वाला निकाय राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सांख्यिकी कार्य मंत्रालय, आधार वर्ष 2011-12, और मासिक उद्देश्य अल्पकालिक औद्योगिक वृद्धि। आईआईपी के घटक उनका भार, विनिर्माण, तैयार माल का उत्पादन करने वाला उद्योग, खनन 14, कोयला खनिज आज जैसे खनन उद्योग, बिजली 7.99, विद्युत उत्पादन वितरण आदि प्रमुख कोर उद्योग हैं। रिफाइनरी, बिजली, इस्पात, कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, सीमेंट, उर्वरक आदि। तो जीडीपी एवं कल्याण, तो जीडीपी और कल्याण को हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हंसते खेलते मुस्कुराते रहिए।